मैं किशोर ओझा नालंदा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ओर से ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि बोर्ड द्वारा 10th के शेष रहे दोनों पेपर 29 व 30 तारीख को कराए जा रहे हैं, जिसमें 29 तारीख को हमारा SST का पेपर है। उसी से संदर्भ में जो है हम आज बात करेंगे अध्याय 3 को लेकर, अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार एवं संघर्ष। इसके कुछ खास इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। ये अध्याय जैसा कि आप जानते हैं कि 6 अंक का है और इसमें से अमूमन जो है वो निबंधात्मक क्वेश्चन आता है और प्रश्न संख्या 27 पर लगभग वो आपको मिलेगा, जिसमें 2 क्वेश्चन होंगे, दोनों ही इस पार्ट से रिलेटेड होंगे, दोनों अथवा में दिए हुए होंगे। आपको दोनों में से किसी एक क्वेश्चन को इसमें करना होगा। तो उसी के बारे में हम जो इस पार्ट में से कुछ खास ऐसे क्वेश्चन है जिसके आने की पूरी संभावना है, उन प्रश्नों को हम यहाँ पर आज देखेंगे। उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आपको उसको कैसे हल करना है, उसको कैसे लिखना है, उसका वर्णन कहाँ तक लेना है। ये क्वेश्चन जो है वो 150 शब्दों में आएगा और आपको उस हिसाब से उस पेपर को अटेंड करते हुए उस पेपर को करना है, मतलब उस प्रश्न को हल करना है। तो अभी इस बारे में हम सब करने जा रहे हैं। वो क्वेश्चन जो डेस्कटॉप पर नीचे आपके ऑनलाइन वीडियो में भी दिए होंगे, उन्हीं को मैं एक एक करके अभी यहाँ एक्सप्लेन करूंगा। तो आप ध्यानपूर्वक इसको सुने और देखें और बार बार इसको दोहराएं, क्योंकि दोहराने से ये क्वेश्चन जो है वो आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। क्योंकि अब लिखने का समय नहीं है, रिवीजन का समय है। तो इस रिवीजन समय में आप जितनी बार इसको देखेंगे या बार बार इसको सुनेंगे तो आप उतनी अच्छे तरीके से वहां बोर्ड में पेपर में इसको हल कर पाएंगे। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इसमें नीचे दिया हुआ है कि 1919 से 1947 तक के हुए जन आंदोलनों का वर्णन कीजिए। क्या क्वेश्चन है? 1919 से 1947 तक के जन आंदोलनों का, यानी जन आंदोलनों का अपने को क्या करना है? वर्णन करना है। तो इसमें आपको विशेष रूप से कुछ ऐसे बिंदु हैं जो 1919 से लेकर 1947 तक घटित हुए थे, उन बिंदुओं का स्टेप बाय स्टेप एक एक करके वर्णन करना होगा। तो पहले मैं वो सारे बिंदु यहाँ एक बार आपको लिख रहा हूँ, फिर एक एक करके मैं उसका एक्सप्लेन करूंगा। आप उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे कि कौन कौन से बिंदु इसमें लिखने हैं अपने को, और 150 शब्दों की परिसीमा को ध्यान में रखते हुए आप उसको लिखेंगे। यहाँ एक्सप्लेन में हो सकता है मैं थोड़ा ज्यादा बताऊँ, तो आप उसको देखें एक बार और अपने हिसाब से जो है वहाँ 150 शब्दों तक में लिखने का प्रयास करेंगे। तो पहले आपको इसमें ऐसा करना है कि 1919 से 1947 तक के जो आंदोलन हुए उसके अध्ययन को हम निम्न बिंदुओं के द्वारा देख सकते हैं। तो कुछ खास बिंदु जो मैं यहाँ पहले लिख रहा हूँ आपको जिक्र करना है। उसका नंबर 1 रोलेट एक्ट, नंबर 2 जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड। उसके बाद आप नंबर 3 खिलाफत आंदोलन, फिर नंबर 4 पर आप असहयोग आंदोलन। ये असहयोग आंदोलन जो है उसी से रिलेटेड भी ये तीनों पॉइंट है। कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि खाली असहयोग आंदोलन पर ही आपको निबंधात्मक प्रश्न पूछ लिया जाए कि असहयोग आंदोलन पर लेख लिखिए या असहयोग आंदोलन की क्या कर रहे हैं। तो ये उपरोक्त तीनों पॉइंट जो है आप उस क्वेश्चन के अंदर भी उसको दिखा सकते हैं। नंबर 5 जो हमें दिखाना है वो है चौरी चौरा कांड, ये भी असहयोग से ही रिलेटेड है। और नंबर 6 हम दिखाएंगे साइमन कमीशन। उसके बाद नंबर 7 पर सविनय अवज्ञा आंदोलन और 8 पर व्यक्तिगत सत्याग्रह। और नंबर 9 भारत छोड़ो आंदोलन। इन बिंदुओं को हम इसमें वर्णित करेंगे। तो अब मैं एक एक बिंदु का वापस आपको जो है वर्णन बता रहा हूँ कि आपको किस बिंदु में क्या क्या चीज लिखनी है और कहाँ तक इसको आप लिखोगे। नंबर 1 जैसा कि हमने पहले लिखा था यहाँ रोलेट एक्ट। तो रोलेट एक्ट में आपको बताना है कि अंग्रेजी सरकार ने भारतीय राजनीतिक आंदोलन को कुचलने के लिए, क्योंकि इस समय भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां जो है वो बहुत अधिक मात्रा में बढ़ रही थी, तो अंग्रेजी सरकार द्वारा उसको कुचलने का प्रयास किया गया था। उसको कुचलने के लिए, उसको दबाने के लिए ही ब्रिटिश सरकार ने सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक कानून पारित करवाया था जो रोलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है।
तो आपको इसमें लिखना है 19 मार्च 1919 को सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में। आपको पूरा नाम याद रहे तो ठीक है, नहीं तो आप खाली रोलेट शब्द का उपयोग कर सकते हैं। सिडनी रोलेट है इसका पूरा नाम, सिडनी रोलेट। सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक कानून पारित किया था जिसके आधार पर किसी भी भारतीय को शक के आधार पर, संदेह के आधार पर जो है वो अधिकतम 2 वर्षों के लिए नजरबंद किया जा सकता था। इसलिए भारतीयों ने इस कानून का विरोध किया, क्योंकि ये ऐसा कानून था जिसमें हम उस कानून के विरुद्ध कोई भी अपील नहीं कर सकते थे। यानी आप उस कानून के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकते थे, आप कोई वकील नहीं कर सकते थे। इसलिए इस कानून को ना कोई वकील, ना कोई अपील और ना कोई दलील पर आधारित कानून माना गया। ये कोटेशन आप ध्यान में रख सकते हैं। ना कोई अपील, ना कोई दलील और ना कोई वकील पर आधारित कानून कहा गया। भारतीयों ने इसे काला कानून कहकर विरोध किया। जब गांधी जी द्वारा भी इसका विरोध करने के बावजूद इसको पारित कर दिया गया, तो गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को, डेट याद रखनी आपको, 6 अप्रैल 1919 को संपूर्ण भारत में हड़ताल का आह्वान किया। जगह जगह विदेशी वस्तुओं की होलियां जलाई गई, सरकारी स्कूलों कॉलेजों का बहिष्कार किया गया और इस तरह से रोलेट एक्ट का विरोध प्रारंभ हुआ। उसके बाद इसी विरोध के संदर्भ में एक और घटना घटित हुई जो इसी से रिलेटेड है, वो है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसमें आपको बताना है कि रोलेट एक्ट का विरोध करते हुए ही पंजाब के अमृतसर के कुछ 2 प्रमुख नेता, मतलब नंबर 1 आपको नाम याद रखने, सत्यपाल, और दूसरा जो है वो है सैफुद्दीन किचलू। सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों व्यक्तियों को बंदी बनाकर हिमाचल के धर्मशाला भेज दिया गया था। इसलिए वहां के लोगों ने इनका विरोध किया और इसी विरोध के एवज में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया, जिस पर जनरल डायर ने बिना कोई चेतावनी दिए गोलियां चलाने का आदेश दिया और उसमें सरकारी रिपोर्ट के अनुसार लगभग 379 व्यक्ति मारे गए, जबकि कांग्रेस की ओर से मरने वालों की संख्या जो है वो लगभग 1000 के करीब बताई गई थी। जब इस घटना की जानकारी गांधी जी को लगी तो उन्हें गहरा आघात लगा और इसी कारण उन्होंने आगे चलकर जो है वो असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। ठीक है, उसके बाद नंबर 3 जो है, तीसरा जो बिंदु हम इसमें करेंगे, खिलाफत आंदोलन। नंबर 3 जो हमने उस समय लिखा था वो है खिलाफत आंदोलन। पहले इसको समझना है कि खिलाफत आंदोलन क्या है। हमने आगे पहले पढ़ा है कि 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था और ये युद्ध जो है वो 2 खेमों में लड़ा गया था, एक मित्र राष्ट्र और दूसरा जो था वो था केंद्रीय शक्तियां, जिसमें जर्मन, जापान जैसे देश थे और उसी देशों के साथ एक टर्की, जिसे तुर्की भी कहते हैं और इसका प्रारंभिक नाम जो है वो कुस्तुनतुनिया है। तो टर्की देश भी जो है वो जर्मन की ओर से इस युद्ध में भाग ले रहा था। तो ब्रिटिश सरकार ने भारतीय मुसलमानों का सहयोग लेने के लिए इस युद्ध के समय यह आश्वासन दिया था कि हम टर्की राज्य का अंगभंग नहीं करेंगे और टर्की के सुल्तान यानी खलीफा के पद को समाप्त नहीं करेंगे। खलीफा इसका अर्थ है आध्यात्मिक गुरु। आध्यात्मिक गुरु मुसलमानों में धार्मिक गुरु माना जाता है। मोहम्मद शाह पैगंबर के साथ बाद में जो टर्की में उनके 4 जो शिष्य थे, अबू उमर और उस्मान अली, ये चारों ही खलीफा थे। उसके बाद यहाँ खलीफा की एक परंपरा रही थी,
उसी खलीफा पद के लेकर ये खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। तो ब्रिटिश सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि वो टर्की को अंगभंग नहीं करेंगे, न ही खलीफा के पद को समाप्त करेंगे। लेकिन युद्ध समाप्ति के बाद इन्होंने टर्की राज्य का अंगभंग कर दिया और खलीफा के पद को भी जो है वो समाप्त कर दिया। इसी कारण भारतीय मुसलमान नाराज हो गए और उन्होंने खलीफा की पुनर्स्थापना के लिए भारत में एक आंदोलन चलाया जिसे खिलाफत आंदोलन कहा जाता है। इस आंदोलन का नेतृत्व भारत में दो बंधुओं ने, जो अली बंधु के नाम से फेमस है। नंबर 1 मोहम्मद अली और दूसरे हैं शौकत अली। इन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया और इसी आंदोलन के बाद अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की दिल्ली में एक बैठक की गई जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की। तो अखिल खलीफा कमेटी की एक बैठक जो है वो दिल्ली में आयोजित की गई थी जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की और इस अवसर को गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता का एक सुनहरा अवसर माना और इसका नेतृत्व करना स्वीकार किया। तब से ये आंदोलन जो है वो खिलाफत असहयोग आंदोलन कहा जाता है, खिलाफत असहयोग आंदोलन। उसके बाद नंबर 4 पर हम आते हैं असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कई बार इसमें शॉर्ट क्वेश्चन में भी बहुत बार ऐसा पूछा गया है लघुत्तरात्मक में कि असहयोग क्यों, क्योंकि इस आंदोलन से पहले तक गांधी जी का जो रवैया था वो अंग्रेजी सरकार के साथ सहयोगात्मक था। वो अंग्रेजी सरकार के लिए प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों को शामिल होने के लिए आह्वान कर रहे थे, उन्हें सार्जेंट कहा जाता था। लेकिन 1919 में हमने देखा कि कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई जिसके कारण गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन चलाने का निर्णय किया जो असहयोग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो उपरोक्त जो तीनों कारण हमने पढ़े, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन और एक और जिसका जिक्र हमने इसमें नहीं किया है वो है हंटर कमेटी की रिपोर्ट। ये कुछ ऐसे कारण रहे हैं जिसके कारण गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय किया। 1 अगस्त 1920 को इस आंदोलन को प्रारंभ किया गया और इस आंदोलन की स्वीकृति जो है गांधी जी को वो कांग्रेस के 2 अधिवेशन द्वारा प्राप्त हुई। एक सितंबर 1920 का कलकत्ता अधिवेशन और दूसरा जो है वो दिसंबर 1920 का नागपुर अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन जो है इसकी अध्यक्षता लाला जी ने की थी और नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो राघवाचार्य ने की थी, डी राघवाचार्य। इन दोनों ही अधिवेशन में गांधी जी को असहयोग की स्वीकृति मिल गई। उसके बाद गांधी जी ने इस आंदोलन को आगे जारी रखा और ये आंदोलन अपने चरम पर जा रहा था। इस आंदोलन में कुछ कार्यक्रम भी निर्धारित किए गए जिनका जिक्र भी हम पहले कर चुके हैं। इसमें एक बार और देख ले आप, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और उसके स्थान पर स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर जोर। दूसरा, सरकारी स्कूलों व कॉलेजों का बहिष्कार, स्कूलों व कॉलेजों का बहिष्कार। तीसरा था इसमें शराब के दुकानों की पिकेटिंग, शराब के दुकानों की पिकेटिंग। ये पिकेटिंग शब्द भी कई बार शॉर्ट प्रश्नों में आएगा, इस बार में आपके सीधा निबंधात्मक ही आएगा, फिर भी आप देख ले पिकेटिंग का अर्थ क्या है। किसी दुकान या किसी कार्यालय के मार्ग को चारों ओर से अवरुद्ध कर देना, ब्लॉक कर देना। तो विशेष रूप से ये सविनय के आंदोलन में भी इसको रखा गया था, असहयोग में भी ये कार्यक्रम प्रमुख था। इसके अलावा सरकारी उपाधियों व पदवियों को लौटाना, सरकारी उपाधियों व पदवियों को लौटाना। इसके अंतर्गत गांधी जी ने स्वयं अपनी केसर-ए-हिंद और रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि लौटा दी। तो इस प्रकार ये आंदोलन जो है वो अपने चरम पर यानी प्रगति की ओर बढ़ता जा रहा था। इसी बीच एक ऐसी घटना घटित हुई जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बीच में ही स्थगित कर दिया। वो घटना क्या थी?
वो हमारा बिंदु 5 जो है चोरी चोरा कांड, इसका जिक्र हम भी यहाँ करेंगे। चोरी चोरा कांड। तो नंबर 5 इसमें आपको बताना है चोरी चोरा कांड। कई बार इस पर टिप्पणी भी आ जाती है अलग से 3 नंबर की, कि ये ऐसा क्वेश्चन है जो 6 नंबर का यदि डायरेक्ट मान लो आपसे नहीं पूछा जाता है तो 3-3 नंबर वाली 2 टिप्पणियों में अथवा में कई बार ये टिप्पणी जो है विशेष रूप से मोस्टली पूछी गई है, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से देखें। चोरी चोरा कांड 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चोरी चोरा गांव में एक शांतिपूर्ण जुलूस जा रहा था, जिस पर वहां के पुलिस कर्मियों ने दावा बोल दिया। इससे भीड़ आक्रोशित हो गई और उस आक्रोशित भीड़ ने प्रतिक्रिया स्वरूप पुलिस पर दावा बोला, जिसमें सारे पुलिसकर्मी चौकी में जाकर छिप गए। आक्रोशित भीड़ ने उस चौकी को आग लगा दी और उसमें एक थानेदार और 21 सिपाही जिंदा जल गए, यानी टोटल 22 पुलिसकर्मी जो है वो जिंदा जल गए। जब इस घटना की जानकारी गांधी जी को लगी तो उन्होंने 12 फरवरी 1922 को बारदोली बैठक के अंदर असहयोग आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा कर दी, यानी असहयोग को रोक दिया गया, स्थगित कर दिया गया। इस घटना से गांधी जी को आलोचना का शिकार भी होना पड़ा। सुभाष चंद्र बोस ने इसे राष्ट्रीय हानि बताया और चित्तरंजन दास यानी CR दास व मोतीलाल नेहरू, इन दोनों ने कांग्रेस से अलग होकर 1923 में अपनी एक अलग पार्टी बना ली, स्वराज पार्टी। ठीक है। उसके बाद नंबर 6 जो है वो है साइमन कमीशन। छठा जो इसमें हम आंदोलन या घटनाक्रम की बात करेंगे वो है साइमन कमीशन। अब साइमन कमीशन क्या है कि 1919 का भारत शासन अधिनियम था। उस अधिनियम को बनाने के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को यह आश्वासन दिया कि 10 वर्ष बाद हम इसकी समीक्षा करेंगे कि ये कहां तक जो है वो उचित है भारतीयों के लिए। लेकिन 10 वर्ष से पहले ही यानी 1927 में ही ब्रिटिश सरकार को ऐसा लगा कि भारत की बढ़ती हुई क्रांतिकारी गतिविधियों को देखकर कि अब दोबारा सरकार आने वाली नहीं है, इसलिए वहां की अनुदार सरकार ने जो है वो 1929 की बजाय 1927 में ही भारत शासन अधिनियम की समीक्षा के लिए एक कमीशन, एक आयोग का गठन किया जिसे साइमन कमीशन कहते हैं। तो आपको इसमें बताना कि 1927 में भारत शासन अधिनियम की समीक्षा करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा 1927 में सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक कमीशन का गठन किया गया जिसे साइमन कमीशन कहा जाता है। और इस कमीशन में कुल 7 सदस्य थे जिसमें एक भी भारतीय नहीं था। यह विशेष बात आपको इसमें ध्यान रखनी है कि इस कमीशन में कुल 7 सदस्य थे जिसमें एक भी भारतीय नहीं था। इसलिए कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अन्य जितने भी दल थे भारत के, उन सब ने इसका विरोध किया। और जब ये कमीशन 3 फरवरी 1928 को मुंबई पहुंचा तो भारतीयों ने इसका खुलकर विरोध किया और साइमन गो बैक अर्थात साइमन वापस जाओ के नारे लगाए। साइमन वापस जाओ के नारे लगाए। इसका सबसे ज्यादा विरोध जो है वो लाहौर में हुआ। कहां पर? लाहौर में लाला लाजपत राय था, लाला जी के नेतृत्व में इसका जबरदस्त विरोध किया गया। वहां भी इसके विरोध में एक जुलूस निकाला गया और उस जुलूस पर जो है वो कैप्टन सैंडर्स ने लाठीचार्ज किया जिसमें लाला जी घायल हो गए, उनकी छाती पर गहरी चोट लगी। 1 माह बाद लाला जी का देहांत हो गया। मरने से पहले उन्होंने कहा, इस बात को विशेष रूप से आप उसमें लिखना है इन्वर्टेड कोमा में, कि मेरी छाती पर पड़ी एक-एक लाठी, मेरी छाती पर पड़ी एक-एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत पर एक-एक कील सिद्ध होगी। बाद में इसी
सैंडर्स की जो है वो चंद्रशेखर आजाद और सचिंद्र सान्याल ने जो है हत्या कर दी थी। तो ये साइमन कमीशन का आपको इसमें इतना विवरण आपको इसके अंदर लिखना है। उसके बाद नंबर 7 जो कि आप सविनय अवज्ञा आंदोलन, या उससे पहले एक और छोटा घटनाक्रम है उसका आप यहाँ जिक्र कर सकते हैं, पूर्ण स्वराज्य की मांग, जो मैंने उस 9 बिंदुओं में नहीं लिखा, इसमें अभी जोड़ देते हैं हम। पूर्ण स्वराज्य की मांग क्या बताना, पूर्ण स्वराज्य की मांग। कई बार इसमें भी टिप्पणी के रूप में पूछा गया है ये प्रश्न, इसलिए इसका जिक्र भी करते हैं। 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, कौन सा अधिवेशन है, लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में, जवाहरलाल नेहरू जी, पंडित नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी गई थी। और इसी मांग को बढ़ावा देने के लिए इस समय ये निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को हम संपूर्ण भारत में जो है वो स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। यही कारण है कि भारतीय जो संविधान जब लागू किया गया तो वो 26 जनवरी के दिन को ही चुना गया, क्योंकि 26 जनवरी का हमारे भारतीय इतिहास में ऐतिहासिक महत्व है कि आजादी से पहले हमने 26 जनवरी 1930 के दिन जो है पूर्ण स्वराज की मांग की। पूर्ण स्वराज की मांग क्यों रखी हुई, क्योंकि इससे पहले 1928 में, थोड़ा इसका भी जिक्र करता हूं, 1928 में मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट पेश की थी ब्रिटिश सरकार के सामने, जो नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानी जाती है। इस रिपोर्ट में उन्होंने मांग की थी कि भारतीयों को डोमिनियन शासन दिया जाए, औपनिवेशिक साम्राज्य घोषित किया जाए। डोमिनियन का मतलब क्या, अधिराजत्व, कि भारत को अधिराजत्व राज्य प्रदान कर दिया जाए, जिसका अर्थ था कि रक्षा, विदेश और दूरसंचार जैसे मामले ब्रिटिश सरकार रखे और बाकी शेष जितने भी मामले हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो भारतीयों को दिया जाए। इसलिए पंडित नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने ये रिपोर्ट पेश की और उन्हीं के पुत्र जवाहरलाल नेहरू ने इसको सिरे से खारिज कर दिया और बाद में उन्हीं की अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन के अंतर्गत जो है वो पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी गई, जिसको बढ़ावा देने के लिए और ज्यादा से ज्यादा भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए 26 जनवरी 1930 के दिन को जो है वो स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। ठीक है, उसके बाद नंबर नेक्स्ट जो हम चलते हैं वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला जो बिंदु आप इसमें दिखाओगे वो सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये सारा घटनाक्रम जो है विशेष रूप से जो हम इसमें जिक्र कर रहे हैं वो सब गांधी से रिलेटेड है, क्योंकि ये 1919 से लेकर 1947 तक का जो पीरियड है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा चरण था और ये पूरा चरण ही गांधी के इर्द गिर्द घूमता था, इसलिए इसको गांधी युग के नाम से भी जाना जाता है। ये मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हम इसमें ले रहे हैं वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसको एक और नाम से भी आप कह सकते हैं दांडी मार्च। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस पर अलग से भी सीधा प्रश्न आ सकता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है। तो हमने पहले जो 2 बिंदुओं का वर्णन किया है, पूर्ण स्वराज्य की मांग, साइमन कमीशन और एक तीसरा नमक कानून पर प्रतिबंध, ये तीनों ही सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण बनेंगे। तो अगर अलग से मान लो ये प्रश्न पूछ लिया जाता है सीधा आपसे असहयोग की तरह के सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है, इसके प्रमुख कार्यक्रम क्या थे या इस पर निबंध लिखिए, तो आप साइमन कमीशन वाली घटना, पूर्ण स्वराज्य मांग वाली घटना और अभी जो इसमें हम बात करेंगे उन तीनों को मिलाकर आप उनके कारणों के रूप में इसका वर्णन कर सकते हैं। अब देखते हैं क्या है सविनय, या इसको दांडी मार्च क्यों कहा जाता है। ये साबरमती आश्रम है और यहां से चलकर यहां तक दांडी। तो उस समय भारत के जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन ने भारतीयों के तटीय क्षेत्रों में नमक बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो उसी नमक को आधार बनाकर गांधी जी ने एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने का निर्णय लिया था, क्योंकि उनका मानना था कि नमक एक ऐसी चीज है जो समस्त भारतीय द्वारा उपयोग में ली जाती है, यानी हर भारतीय घर में ही नहीं
बल्कि प्रत्येक घर में नमक का भोजन के रूप में उपयोग लिया जाता है। इसलिए यदि नमक को आधार बनाया जाए तो हम ब्रिटिश सरकार के लिए एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए गांधी जी ने सविनय चलाने का निर्णय लिया था और इसी एवज में उन्होंने अपने अखबार यंग इंडिया, गांधी जी द्वारा एक यंग इंडिया में 11 मांगों का एक पत्र जो है वो इरविन के नाम लिखा था, जिसमें उनको चेतावनी दी गई थी कि यदि इन 11 मांगों को स्वीकार नहीं किया जाएगा तो हम ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन चलाएंगे, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन कहलाता है। तो साबरमती आश्रम से जब इरविन ने उन मांगों को 11 मार्च उनको अल्टीमेटम दिया गया था, 11 मार्च 1930, जब इरविन ने इन मांगों को स्वीकार नहीं किया तो गांधी जी ने 12 मार्च 1930, डेट याद रखनी है इसकी, आप सीधा यहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं इसको, साबरमती आश्रम से दांडी तक, यानी आपको इसमें क्या क्या की जाने, 12 मार्च 1930 कहां से, साबरमती आश्रम से, अपने 78 कार्यकर्ताओं के साथ, अपने 78 कार्यकर्ता, एक और विशेष इसमें इनके साथ थी, वो थी सरोजनी नायडू। अपने 78 विश्वसनीय कार्यकर्ता व सरोजनी नायडू के साथ साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक 240 मील की यात्रा की, जो 24 दिनों में पूरी की, और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर अपने हाथ से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया था। यानी ब्रिटिश सरकार ने जो तटीय क्षेत्रों में नमक बनाने पर प्रतिबंध लगाया था, उस कानून का उल्लंघन किया था। इसी कारण इसको दांडी मार्च कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने इसे नेपोलियन के पेरिस मार्च की यात्रा के समकक्ष बताया। नेपोलियन की पेरिस मार्च, जब नील युद्ध में नेपोलियन आ गया था तो वो पुनः पेरिस लौटा था, तो उस पेरिस मार्च से इसकी तुलना की। ठीक है, इसके भी अलग से अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसमें आपको इसके कार्यक्रमों का भी जिक्र करना है, जिसमें लगभग सभी कार्यक्रम असहयोग आंदोलन वाले ही हैं, जैसे विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार है, स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग पर जोर है, नमक कानून का उल्लंघन है, शराब की दुकानों की पिकेटिंग है, और एक विशेष और था इसमें, वो था छुआछूत की समाप्ति। अब इसी बीच 1931 में एक दूसरा गोलमेज सम्मेलन, तीन गोलमेज हुए थे, इसके बारे में हम पहले कभी क्लास में बात कर चुके हैं। 1930, 1931 और 1932 ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन था, जिसमें गांधी जी ने शामिल होने की स्वीकृति की थी, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ था, जो गांधी इरविन समझौता कहलाता है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। इस समझौते की 2 शर्तें हैं विशेष, एक कि गांधी जी सविनय को समाप्त करेंगे और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। बदले में ब्रिटिश सरकार असहयोग आंदोलन के दौरान बंदी बनाए गए राजनीतिक बंदियों को, जिन पर हिंसा का कोई केस नहीं है, उन्हें रिहा करेगी और उन्हें शराब के दुकानों पर धरना देने की स्वीकृति देगी। इस कारण गांधी जी ने सविनय को बीच में रोक दिया और वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन पहुंचे। लेकिन दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार करने के कारण गांधी जी उस सम्मेलन से बीच में ही जो है वो चले आए और पुनः जो है 1932 में सविनय को प्रारंभ किया। लेकिन इस बार लोगों ने उतना रुझान नहीं दिखाया जितना पहले चरण में दिखाया था। इसलिए 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। ये बातें आप सारे इसमें नहीं कर सकते। सविनय के बाद अगला जो हम इसमें लेंगे वो है व्यक्तिगत सत्याग्रह। अगला जो इसमें हमें बिंदु लेना है वो है व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह, नेक्स्ट व्यक्तिगत सत्याग्रह
क्या था व्यक्तिगत सत्याग्रह? इसकी डेट थी 17 अक्टूबर 1940। 1 सितंबर 1939 को जर्मन के हिटलर द्वारा पोलैंड पर आक्रमण कर दिया गया था और इस घटना से ही सेकेंड वर्ल्ड वार जो है वो शुरू हो गया था। इस वर्ल्ड वार में ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीयों से पूछे ही भारत को इस युद्ध में शामिल कर लिया था, जिसके विरोध में कांग्रेस ने विरोध किया और उनसे कहा कि भाई कम से कम हमें पूछना तो चाहिए था। इस कारण गांधी जी ने इसके विरोध में ही व्यक्तिगत सत्याग्रह की घोषणा की थी। 17 अक्टूबर 1940 को इस आंदोलन की घोषणा की गई और ये कहा गया कि जो व्यक्ति जहां है वहीं से वो इसके खिलाफ विरोध प्रकट करते हुए अपनी गिरफ्तारी लेगा, यानी जेल भरो आंदोलन। इस आंदोलन के दौरान सर्वप्रथम विनोबा भावे ने जो है वो अपनी गिरफ्तारी दी, ये पहले थे। नंबर 2 पर जवाहरलाल नेहरू ने और नंबर 3 ब्रह्मदत्त। इस प्रकार लगभग जो है वो 30,000 के करीब लोग जो है वो जेलों में ठूंस दिए गए। आपको इसमें इतना वर्णन करना है। उसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट जो हम उल्लेख करेंगे 1947 के घटनाक्रम का, उसमें आएगा भारत छोड़ो आंदोलन। अंतिम जो बिंदु आपको इसमें बताना है वो लेना है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942, 7-8 अगस्त दोनों भारत छोड़ो आंदोलन क्या था? तो 1942 में ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन भारत भेजा था। यानी क्रिप्स जो है वो भारतीयों को इस बात के लिए मना रहे थे कि आप द्वितीय विश्व युद्ध में यदि हमारा सहयोग करें तो हम भारत में एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन करेंगे और आपको डोमिनियन यानी औपनिवेशिक साम्राज्य घोषित करेंगे। इसका विरोध करने के लिए यानी क्रिप्स मिशन अपने उद्देश्य में असफल हो गया। तो इसकी असफलता और जापान के आक्रमण के भय के कारण, जापान के आक्रमण के भय के कारण कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव रखा, जो 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस के वर्धा अधिवेशन में रखा गया था। उस समय इस आंदोलन के प्रस्ताव को नाम दिया था अंग्रेजों भारत छोड़ो। बाद में इसी प्रस्ताव की पुष्टि जो है मुंबई के कांग्रेस बैठक में 8 अगस्त को नेहरू की अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव से हुई और यह आंदोलन प्रारंभ हुआ। लेकिन 9 अगस्त की सुबह ही कांग्रेस के सभी प्रमुख नेताओं को इसमें बंदी बना लिया गया था। इस कारण इस आंदोलन को नेतृत्व विहीन आंदोलन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेतृत्व विहीन, या हम इसको कह सकते हैं स्वतः स्फूर्त। कि अब भारतीय इतने ट्रेंड हो चुके थे, उन्हें ये समझ में आ चुका था कि हमें किस प्रकार अपने आजादी के लिए अंग्रेजों के सामने संघर्ष करना है। इसलिए उन्होंने बिना किसी नेता के ही इस आंदोलन को जारी रखा। तो 9 अगस्त 1942 कांग्रेस के सभी नेताओं को बंदी बना लिया गया। गांधी जी को बंदी बनाकर आगा का पैलेस भेज दिया गया। नेहरू को अहमदनगर की जेल में रखा गया। वहीं पर उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत की खोज। और इस प्रकार ये आंदोलन आगे बढ़ रहा था। लगभग 10,000 के करीब लोग इसमें मारे गए और अंत में बर्बरतापूर्वक इस आंदोलन को भी कुचल दिया गया। ये आंदोलन भारतीयों की ओर से अंतिम आंदोलन था। इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी ने भारतीयों को एक नारा भी दिया था, करो या मरो, जिसका अर्थ था कि या तो आजादी प्राप्त करो या आजादी प्राप्त करते हुए अपने जीवन का बलिदान दें। इसलिए उन्होंने नारा दिया, करो या मरो। तो अंग्रेज सरकार ने यद्यपि इस आंदोलन को कुचल दिया था, इसमें लगभग 10,000 लोग मारे गए, फिर भी इस आंदोलन ने भारत के लिए आजादी का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। आजादी का मार्ग जो है वो प्रशस्त कर दिया। ये 10 बिंदु जो है वो अपने को इस 1919 से
1947 के घटनाक्रम के अंतर्गत लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नीचे इसमें दिया हुआ है आपके,